Hello and welcome to my YouTube channel, Sociology by Adil sir. As you already know कि मैं सोशियोलॉजी को 1 साल से पढ़ा रहा हूँ YouTube चैनल पे और 1-2 साल से मैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। तो अब कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी डिमांड है कि आप सर नितिन सांगवान पे भी एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ नितिन सांगवान पे भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी डिस्कस करने हैं आपके साथ वो ये है कि ये यूट्यूब चैनल जो मैंने खोली थी इसका मकसद ही था कि उन बच्चों को नॉलेज मिल जाए फ्री में जो सबाल्टर्न हैं, जिनको हम सोशियोलॉजी में सबाल्टर्न बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, जो हमारे इस सोसाइटी का एक सेक्शन है जो जिनके पास टैलेंट है बट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दे कांट अफोर्ड सच टाइप ऑफ एजुकेशन लाइक सिविल सर्विस इन द मेट्रो सिटीज़। सो इसका मकसद ये है उनको एक फ्री में उनको नॉलेज देना उनके घर में, ताकि वो जो उनके ऑब्स्टैकल्स है वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से किसी अपने कुछ अच्छी चीज़ें यानी कि उनमें कुछ सोशल मोबिलिटी हो जाए और वो किसी अच्छे पद पे पहुँचे। सेकंड पॉइंट इज़ कि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है इसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स से मतलब इसमें पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और नंबर 2, जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये सीरीज़ बेस्ट है, जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी नहीं है, लाइक जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए सोशियोलॉजी को समझना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उनके लिए मैंने ये स्पेशल सीरीज़ बनाई है क्योंकि वो लोग जो हैं वो काफ़ी साइंस बैकग्राउंड वाले, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले सिविल सर्विस की तरफ फिर रुख करते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल सीरीज़ रहेगी। और इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है सिंपल लैंग्वेज में इसमें यूज़ करने की कोशिश करूँगा, नो यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, ताकि बच्चों को ईजीली चीज़ें समझ में आ जाए। और जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, अगर आप ये सोचते हैं कि सर क्या हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखें अगर हम सिविल सर्विस से बाहर हैं, यस ये यूज़फुल है। नेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे सेट एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक जो है ये सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। तो वो भी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो नॉन बैकग्राउंड सोशियोलॉजी वाले हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट सीरीज़ है। उनके लिए मैंने सबसे ज़्यादा इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पे करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिंपल लैंग्वेज जो भी सोशियोलॉजी की टेक्निकल लैंग्वेज अपनी सब्जेक्ट की लैंग्वेज है उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है उन सबको ये चीज़ें मिल जाए जो उनको इस बुक में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम पहले सिलेबस को देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। सिलेबस कैसा है, जैसा कि आपको पता है कि सोशियोलॉजी जो एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी ये नितिन सांगवान की बुक है। तो नितिन सांगवान खुद एक आईएएस ऑफिसर है, तो उन्होंने इस बुक को कंप्रहेंसिवली लिखा है। उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में लिखा है, एज ए सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो नितिन सांगवान जो है ये कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट डिजाइन फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, इट विल बी यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ नेट जेआरएफ के लिए भी ये यूजफुल है। नेट जो भी एग्जाम होते हैं सोशियोलॉजी के, चाहे एंट्रेंस हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, नेट सेट का एग्जाम हो, तो उसके लिए ये बेस्ट यूजफुल है, ठीक है। दिस बुक कवर्स द एंटायर सिलेबस ऑफ द सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिविल सर्विस में है, चाहे केएस है आईएएस में है, उसके लिए ये बुक सारा सिलेबस कवर करती है। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूपीएससी, द एंटायर टेक्स्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पहले हम पार्ट फर्स्ट को कवर अप करेंगे, फिर पार्ट सेकंड को कवर अप करेंगे। सो पार्ट फर्स्ट डील्स विद द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द पेपर फर्स्ट of the UPSC Civil Service, main syllabus of the sociology optional, and it covers the evolution of sociology as a discipline। तो पहले पेपर में हम क्या देखेंगे
कि एवोल्यूशन ऑफ द सोशियोलॉजी कैसे हुआ, कि सोशियोलॉजी कैसे आई, ठीक है, सोशियोलॉजी की इमर्जेंस और ऑरिजिन कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्या बैकग्राउंड था, वो देखना है। सोशल थिंकर्स को देखना होगा, किनशिप पहले पेपर में आएगा, सोशल मूवमेंट्स आएगा। पार्ट सेकंड डील्स विद द टॉपिक्स मेंशनड इन द पेपर सेकंड ऑफ द सिलेबस, जो सिलेबस सेकंड है वो पार्ट उसी पे कवर अप है, जिसमें आपको देखना है पर्सपेक्टिव, जिसमें आपको इंडियन सोसाइटी देखनी होती है कि इंडियन सोसाइटी को आपको समझना होता है, कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या था, और उसके साथ साथ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, इंडियन सोसाइटी जो उसका सोशल सिस्टम कैसा, उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या, ट्राइबल इश्यूज़ क्या है। और एवरी चैप्टर जो इन्होंने जो भी चैप्टर एंड होता है उसके साथ साथ इन्होंने क्वेश्चंस भी रखे हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो पैटर्न है सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन का, उन क्वेश्चन को आप बाद में कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की, ठीक है। रिटन इन अ सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज है, ये सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। दिस बुक विल सर्व एज ए रेडी रेफरेंस मटेरियल फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ द डिजर्व। अगर आप बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये बुक आपके लिए एक अच्छी बुक है, ठीक है। और इसके मेन फीचर्स आपको पता है कि ये से सारा सिलेबस कवर करती है, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने मैप्स भी इन्होंने इन्होंने इसमें रखे हैं, ठीक है। 200 डायग्राम्स, कार्टून्स, टेबल्स, इलास्ट्रेशन रखे हैं इसमें, ताकि इजीली चीज़ें समझ में आ जाए एस्पायरेंट्स को। और उसके साथ साथ इसमें क्वेश्चंस भी हैं, और सिलेबस जो है ये अपडेटेड 2017 के लिए था, लेकिन अभी भी यही सिलेबस चल रहा है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सब कुछ एक जो जिसको हम बोलेंगे एक बेहतरीन, जो एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव बुक होती है, वो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। एज अ बैकग्राउंड, एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, सभी गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा। अगर आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट है, देन दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, और ये वो बुक है जो मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स रिकमेंड करते हैं। किन के लिए? सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए। चलिए सिलेबस को देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट में इन्होंने क्या रखा है, या जिसे हम बोलते हैं पार्ट फर्स्ट में इन्होंने क्या रखा है, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी की इमर्जेंस कैसे हुई, जिसमें नितिन सांगवान ने जो इसका टाइटल रखा वो है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। जब मॉडर्निटी यूरोप में आई और सोशल चेंज यूरोप में आई, उसकी वजह से इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या हुआ, उसके बैकग्राउंड में सोशियोलॉजी इमर्ज हो रही थी, ठीक है। ये चेंजेस जब आ रही थी, मॉडर्निटी आ रही थी, सोशल चेंजेस आ रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट पीरियड आ रहा था, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहे थे, तो उसके बैकग्राउंड में सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट बन रहा था। जो सोशल साइंटिस्ट उस वक्त थे, सेंट साइमन थे, अगस्ट कोट थे, तो वो उनके माइंड पे एक असर आ रहा था, साइंस का असर आ रहा था उन पे वो बैकग्राउंड में इन चीज़ों को सोच रहे थे कि एक सब्जेक्ट लाया जाए जो सोसाइटी को स्टडी करेगा साइंटिफिकली, ठीक है। तो वो देखना है पहले आपको मॉडर्निटी समझनी है, सोशल चेंजेस इन यूरोप, और उसके बैकग्राउंड में सोशियोलॉजी एज एन इमर्जेंस। फिर स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट देखना है, ये कहाँ कहाँ तक स्टडी करता है, इसका फील्ड क्या है, सोशियोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर देखना है सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस, इसकी क्या रिलेशन है अदर सोशल साइंस, और डिफरेंशिएशन क्या है अदर सब्जेक्ट से। इकोनॉमिक्स के साथ, जैसे हम इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, सोशियोलॉजी अगर सोसाइटी को स्टडी करती है तो इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन को स्टडी करता है। साइकोलॉजी, जो एक बड़ा डिबेट हुआ था दुरखेम के दौर पे कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, अगर साइकोलॉजी इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हो, सोशियोलॉजी भी इंडिविजुअल, तो फिर दुरखेम ने उस चीज़ को आंसर किया था थ्रू द सोशल फैक्ट कि सोशियोलॉजी जो है ये डिफरेंट है साइकोलॉजी से, ठीक है। उस डिफरेंस उसको उसमें रिलेशंस देखने हैं, सोशियोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के डिफरेंसेस। फिर हिस्ट्री को देखना है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को देखना है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी की डिफरेंस देखनी है, जिसको पहले जब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को इस साथ में पढ़ाया जाता है, और स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाता था, ठीक है। इनमें क्या रिलेशन है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या फ़र्क है। अगर हम कॉमन सेंस से यूज़ करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है, इथनोमेथोडोलॉजी है, फिनोमिनोलॉजी है, वो लोग, और कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क, वो लोग कहते हैं कॉमन सेंस ही एक इंडिविजुअल यूज़ करता है, उसकी स्टॉक ऑफ नॉलेज वही होती है, वो उसी पे आगे बढ़ता है। तो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। कॉमन सेंस हम किसे कहते हैं, सोशियोलॉजी हम किसे कहते हैं, सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इंटरव्यू, ठीक है। तो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क है।
उसके बाद यूनिट सेकंड इन्होंने रखा है चैप्टर सेकंड सोशियोलॉजी एज ए साइंस। सोशियोलॉजी एज ए साइंस जो इमर्ज हुआ था, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो बैकग्राउंड जब आप पढ़ोगे तो बैकग्राउंड में आपको ये देखना है उस वक्त साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था। तो जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था उसका सबसे इम्पैक्ट इन सोशियोलॉजिस्ट्स पे पड़ा था जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट्स थे। तो उन्होंने सोशियोलॉजी को कोशिश की थी थ्रू द लाइन ऑफ साइंस बनाने की कि जो साइंस की मेथोडोलॉजी है उसी को सोशियोलॉजी में अप्लाई किया जाए और सोशियोलॉजी को क्या किया जाए, सोशियोलॉजी को एज ए साइंस डेवलप किया जाए। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है साइंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड और उसका क्रिटिक, मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसमें मेजर थ्योरेटिकल क्रिटिक्स क्या है, सॉरी स्टैंड्स क्या है उनको देखना है। पॉजिटिविज्म देखना है जो अगस्कोट ने मेथोडोलॉजी दी है। फैक्ट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, जिसमें आपको ज़रूरी उसमें आपको मैक्स वेबर का कंसेप्ट समझना होगा कि हाउ उन्होंने कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया था। नॉन पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी हम जिसे बोलते हैं इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव, और जिसमें हमारी फिनोमिनोलॉजी आती है, जिसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आता है और जिसमें इथनो मेथोडोलॉजी आती है। ठीक है, जो कहते हैं नो इट इज़ नॉट द स्ट्रक्चर, इट इज़ द इंडिविजुअल, इट इज़ द ये सिंबल्स हैं इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे एक जब दो इंडिविजुअल्स में इंटरेक्शन होता है तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सोसाइटी में कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, तो ये यूनिट जो है ये यूनिट मोस्टली आपका सिर्फ इतने में समझना है। पहले वाले जो हैं ये साइंस के हैं और ये वाले जो हैं ये अपोजिट थे साइंस के। ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं सोशियोलॉजी को हम साइंस के लाइन्स पे डेवलप करेंगे, वही मेथोडोलॉजी। इन्होंने कहा नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो है उसके पास कॉन्शियसनेस है, उसको आप मैटर और ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों में उस वक्त अपोजिशन आई थी। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव जो थे ये इसके अपोजिट में आए थे। देन चैप्टर थर्ड में आपका क्या रखा गया है, चैप्टर थर्ड में यानी कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको उसी को रखा गया है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम सोसाइटी में जाते हैं रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसको वहाँ हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फिर इथनोग्राफी क्या होती है, इथनोग्राफिक स्टडीज़ क्या होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, अगर हम किसी ट्राइब को स्टडी करते हैं क्या हम उनमें बैठ के उनको स्टडी करते हैं, उनको दूर से देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फील्ड स्टडी करते हैं, जैसे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने फील्ड स्टडी की है। ठीक है, जैसे न्यू जिनीवा में गए थे और यहाँ इंडियन सोसाइटी में एम एन श्रीनिवासन ने किया था। तो फील्ड स्टडीज़ देखनी है कि सोशियोलॉजिस्ट फील्ड स्टडी कैसे करते हैं, वो फील्ड में कैसे स्टडी करते हैं लोगों को, सोसाइटी को। फिर फोकस और ग्रुप टेक्निक देखिए, फिर केस स्टडी क्या होती है, कंटेंट एनालिसिस क्या होती है, हम कंटेंट को कैसे एनालाइज करते हैं, उसका रिजल्ट कैसे, उसको उस टेक्निक को कैसे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैसे यूज़ करते हैं, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू को हम कैसे बनाते हैं, कैसे शेड्यूल करते हैं, इंटरव्यू के टाइप्स वो देखने हैं, क्वेश्चनियर क्या होता है, क्वेश्चनियर हम फ्रेम कैसे करते हैं, क्वेश्चनियर के कितने टाइप्स वो भी देखना है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन में, सर्वे शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपने देखना है बायोग्राफिकल आर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिसर्च, हिस्टोरिक एनालिसिस आर द डेमो और डॉक्यूमेंट्री रिसर्च। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा है। जब आप पहले रिसर्च को समझेंगे साइंटिफिक क्या होता है और रिसर्च हम कैसे करते हैं, ये उसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ठीक है, हम कैसे फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, देन उसके बाद आपको इसी में देखना है वेरिएबल सैम्पलिंग समझनी है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस समझनी है। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, ये उतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, इसको आराम से हम समझेंगे, बेसिक से समझेंगे और ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे ताकि ईजिली आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। और यूनिट फोर्थ जो है, यूनिट फोर्थ में आपको क्या देखना है, यूनिट फोर में आपको देखना है सोशल थिंकर्स। देखिए, एक सब्जेक्ट जब बनता है तो पहले उसका बैकग्राउंड वो कैसे इमर्ज हुआ, फिर हमें ये देखना है उस सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ लेकिन वो उसके अपने मेथड्स क्या थे, वो सोशियोलॉजी वाले जो हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, वो नॉलेज कैसे हासिल करते हैं, जो हमारे पास अभी नॉलेज है सोशियोलॉजी की वो सोशियोलॉजिस्ट्स ने कैसे हासिल की, उन्होंने कौन से मेथड्स यूज़ किए, तो मेथोडोलॉजी देखनी है। देन उसके बाद आपको सोशल थिंकर्स देखने हैं कि उसके जो अपने थिंकर्स होते हैं उनको पढ़ना होगा। ठीक है, पहले फंक्शनलिज्म आया था जिसको हम क्लासिकल थिंकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें आपको पहले फंक्शनलिज्म देखना है जिसमें आपको ज़रूरी कहाँ से स्टार्ट करना होगा, कोड से दुर्खेम से हर्बर्ट स्पेंसर को स्टडी करना होगा। ठीक है, वेबलिन को भी मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा कि वेबलिन ने कैसे स्टडी किया। ठीक है, जॉर्ज
इसको देखेंगे, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव में सीधा मार्क्स आएगा, तो मार्क्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन और क्लास स्ट्रगल क्या है, ये कौन से कॉन्सेप्ट थे मार्क्स के। उसका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या था, उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, और इंडिविजुअल मार्क्स ऑन इंडिविजुअल क्या था, एलिनेशन क्या होती है, और क्लास एंड सोसाइटी क्या होता है, ठीक है। फिर आपको दुर्खेम को देखना होगा, डिवीजन ऑफ लेबर दुर्खेम ने क्या कहा, सोशल फैक्ट उसने क्या कहा, सुसाइड को उसने कैसे स्टडी किया, उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की, और रिलीजन एंड सोसाइटी क्या कंसेप्ट था उसका, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी मेथोडोलॉजी, उसने कौन सी मेथोडोलॉजी इन कंसेप्ट को स्टडी करने में यूज़ की, ठीक है। Then one of the noted sociologist and one of my favorite sociologist, that is the Max Weber. मैक्स वेबर को समझना होगा, मैक्स वेबर के कंसेप्ट को समझना होगा। मैक्स वेबर ने कहा दुनिया में आप जो भी एक्शंस करते हैं वो 4 खाली एक्शंस में मतलब डिवाइड होंगे, उन 4 में सब आप एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। उसके सोशल एक्शन को समझना होगा, आइडियल टाइप को समझना होगा, अथॉरिटी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक है। प्रोटेस्टेंटिज्म कैन सुपरेट ऑफ कैपिटलिज्म, जो उसने मार्क्स को सीधा क्रिटिसिज्म किया कि मार्क्स ने जहां कहा कि दुनिया में कैपिटलिज्म किसकी वजह से आया, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर क्लासेस को, तो वहां वेबर ने कहा नो, दैट इज द ब्यूरोक्रेसी और आइडियलाइजेशन, रियलाइजेशन या रैशनलाइजेशन की वजह से आया है, ठीक है। या प्रोटेस्टेंट्स इथिक एंड सुपरेट ऑफ कैपिटलिज्म में जो उसने कहा जो प्रोटेस्टेंट्स के इथिक है उसकी वजह से आया, ठीक है। सोशल एक्शन आपको देखना है, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट, इथिक एंड सुपरेट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। उसके बाद टैलकट पार्सन को देखना है कि सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल्स, जिसमें उसने सोशल एक्शन पे कहा, और सोशल सिस्टम क्या होता है और पैटर्न वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर के मर्टन जो एक उभर के आए थे, जिन्होंने फिर फंक्शनलिज्म को बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया, आर के मर्टन ने, उसमें उन्होंने लेटेस्ट और मैनिफेस्ट फंक्शन को कहा, कन्फर्मिटी, डिवेनेस और रेफरेंस ग्रुप, कि लेटेंट जो आप काम करते हो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, कि लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कन्फर्मिटी, आप सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज को कैसे फॉलो करते हो और आप खुद को कैसे बचाते हो क्या होने से, रिबेलियन होने से, ठीक है। कन्फर्मिटी क्या होती है, डिवेनेस क्या होता है, और रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। उसमें मिड रेंज थेरीज हमें देखनी है, कन्फर्मिटी, डिवेनेस ये देखना है, मर्टन स्ट्रेन थेरी देखनी है, और रेफरेंस ग्रुप का कंसेप्ट देखना है। देर उसके बाद जेएच मीड को देखना है, उनका सेल्फ और आइडेंटिटी, एक इंडिविजुअल का सेल्फ और आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है धीरे धीरे, जब उसकी बर्थ होती है, जब उसकी सोसाइटी में सोशलाइजेशन होती है, तो धीरे धीरे उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है, जिसे हम सेल्फ एंड आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम समझेंगे, तो ये आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव समझने हैं, ठीक है। तो बेसिक थ्योरेटिकल ये कोई उतना टफ इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजी नहीं है। जो पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं उनमें इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आपको बेसिक क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट रखे गए हैं, जो पहले सोशियोलॉजिस्ट थे उन्हीं को समझना है, ठीक है। फिर यूनिट 5 जो है वो है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है और मोबिलिटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे लोगों को डिवाइड करती है डिफरेंट अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, किस बेसिस पे करती है, और कैसे सोसाइटी में लोग जो लोअर कास्ट से वो अपर कास्ट में आ जाते हैं, वो अपने ऑक्यूपेशन को कैसे चेंज करते हैं, जिसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी क्या होता है पहले ये समझना है आपको, फिर उसके बाद उसमें हायरार्की और पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, डिप्राइवेशन, ठीक है। थेरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वालों ने सोशियोलॉजी में स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे देखा, ये बहुत बड़ी चीज़ है सोशियोलॉजी में, कि जो भी कंसेप्ट आपको समझना है सोशियोलॉजी में आपको कैसे समझना होता है। जैसे आप पॉवर्टी को समझ रहे हैं, ठीक है, पॉवर्टी बेसिक कंसेप्ट सभी समझते हैं, इकोनॉमिक्स वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, सोशियोलॉजी वाले, एंथ्रोपोलॉजी वाले, आर्कियोलॉजी, सभी मतलब पॉवर्टी को समझते हैं। हाँ, पॉवर्टी ये होती है, उसकी ये टाइप से, इसकी डेफिनेशन ये है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पॉवर्टी इसको कहा है, इंडियन नीति आयोग ने इसको पॉवर्टी कहा, ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन बट सोशियोलॉजी का मेन रोल क्या है, सोशियोलॉजी इस चीज़ को कैसे देखती है, सोशियोलॉजी यहाँ बेसिक यहाँ रोल करती है। सोशियोलॉजी पॉवर्टी को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखती है, कि सोशियोलॉजी देखती है कि अगर सोसाइटी में पॉवर्टी है तो वो कैसे फंक्शन करती है, क्या उससे अमीरों को फायदा होता है, क्या उससे गरीबों को फायदा होता है, क्या उससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले देखते हैं क्या उससे सोसाइटी में ऑर्डर रहता है, क्या उससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है, क्या उससे सोसाइटी में इक्विलिब्रियम रहता है, क्या उससे सोसाइटी में सोशल चेंजेस आती है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले देखते हैं कि पॉवर्टी जो है इसका काज क्या है, ठीक है, इसके मेन काजेस क्या है, पॉवर्टी अगर सोसाइटी में तो किस वजह से है, किससे इसको फायदा मिल रहा है और किससे इसकी वजह से नुकसान होता है। तो ये सोशियोलॉजी की एक क्वालिटी है जो अदर सब्जेक्ट से बाहर एक्स्ट्रा में जाती है, कि इन चीज़ों को फिर अपने पर्सपेक्टिव से देखती है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल वाले देखेंगे इसको कि ये स्ट्रक्चर में कैसे हैं, ये इसका रोल क्या है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट वाले, मार्क्सिस्ट वाले अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखेंगे, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव वाले अलग से इसको देखेंगे, कि पोस्ट मॉडर्न जो हमारे थियरिस्ट है वो इसको अलग से देखेंगे कि इसका रोल क्या है सोसाइटी में, ये कैसे बनती है, ठीक है।
तो यहीं पे आपको देखना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वालों की वेल्थ थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, फिर मार्क्सिस्ट, फिर वेबेरियन व्यू, वेबर क्या कहता है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके डायमेंशंस क्या है, क्लास को देखना है, ग्रुप को, जेंडर, इथनिसिटी और रोल। इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होती है, एक क्लास में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होती है, सोशल ग्रुप्स में, जेंडर में कैसे होती है, यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल है उसमें कैसे होती है, रेस, इथनिसिटी में कैसे जम। उसके बाद सोशल मोबिलिटी आपको ओपोनेंट क्लोज्ड सिस्टम समझना होगा। सोशल मोबिलिटी बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, वो ईजिली आप समझोगे, वो कोई उतना टफ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है सोर्सेज ऑफ काजेज ऑफ सोशल मोबिलिटी और टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, और फाइनली चैप्टर 6 वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, जिसमें आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज देखने हैं। स्लेवरी कैसा था, फ्यूडल सिस्टम कैसा था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसा था, यानी कि जब सोसाइटी आई, पहले जब सोसाइटी आई जिसको हम बोलते हैं हंटर गैदरिंग, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, एग्रीकल्चर के बाद एक शिफ्ट आया, फिर फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म के बाद फिर इंडस्ट्रीज आई। तो इन सोसाइटीज में कैसा सिस्टम था, वर्किंग सिस्टम कैसा था, उनमें एक्सप्लॉयटेशन कैसी थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा था, वो आपको देखना है। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्री जब आई उसने कैसे सोसाइटी को शिफ्ट किया और उसने कितने चेंजेस लाए सोसाइटी में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कितने चेंजेस लाए। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और लेबर एंड सोसाइटी को भी आपको देखना होगा, ठीक है। देन चैप्टर 7 में आपको देखना है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जिसमें आपको सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पे देखनी होगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। और सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ द पावर एंड पावर एलीट, जिसमें इसको क्लासिकल एलीट थियरी देखनी है, ठीक है। एलीट थियरी हम देखेंगे कि एलीट थियरी होती क्या है, जो एलीट थियरी आई थी उसका बैकग्राउंड क्या था, वो क्या कहते हैं कि एलीट थियरी कैसे चलती है, एलीट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स कैसे होता है, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, इतना टफ कंसेप्ट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो अभी चल रहा है हमारे सोसाइटी में, ब्यूरोक्रेसी क्या है, कैसे चलती है, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्टिंग ग्रुप्स, ये आपको पता होंगे। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड होगा तो ये चीज़ें बहुत इजी है। पॉलिटिकल पार्टीज देखना होगा, कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट और सिटीजनशिप कैसे आया, नेशन और नेशनलिज्म, स्टेट सिटीजनशिप का, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है, आइडियोलॉजी क्या होती है, कलेक्टिव एक्शन, प्रोटेस्ट, एजुटेशन, और उसके बाद सोशल मूवमेंट्स देखने होंगे आपको, लीडर इन सोशल मूवमेंट्स, आइडियोलॉजी क्या होती है, ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स और ऑल मिलेनियर सोशल मूवमेंट्स। तो सोशल मूवमेंट्स ऑलरेडी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और सोशल सोशल मूवमेंट्स को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पढ़ाया है। उसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको कुछ बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी पढ़ना है, तो इस यूट्यूब चैनल पे, मेरी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी बाय आदिल सर, इस पे एक प्ले लिस्ट है बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी, उसका नाम है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। देन ये हो गया चैप्टर 7। अब हम देखेंगे चैप्टर 8 और 9 को। चैप्टर 8 में आपको देखना है रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है। सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजिस्ट रिलीजन को कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब सोशियोलॉजिकली हम रिलीजन को पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजिस्ट अपने वे से रिलीजन को देखते हैं कि रिलीजन का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। जैसे नेचरिज्म, एनिमेटिज्म, तो वो कहते हैं कि रिलीजन का धीरे धीरे एवोल्यूशन हो गया, तो किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। फिर रिलीजन को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं कि रिलीजन कैसे सोसाइटी में स्टेबिलिटी, ऑर्डर और इक्विलिब्रियम रखता है। फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से हम सोशियोलॉजी में हम देखेंगे रिलीजन को कैसे यहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी हम अलग से देखते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस, एनिमिनिज्म, जिसमें इसको आपको देखना होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलीजन आपको देखने, सेक्ट, कल्ट किसे हम बोलते हैं, रिलीजन और साइंस को देखना होगा, रिलीजन और साइंस में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सेक्युलराइजेशन देखनी है, फंडामेंटलिज्म देखना है, और रिलीजन रिवाइवलिज्म देखना है। उसके साथ साथ फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म देखना है कि रिलीजन क्या है, रिलीजन में कितने, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, रिलीजन कैसे फंक्शनलिस्ट देखते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले, और वेबर रिलीजन को कैसे देखना है, वेबेरियन पर्सपेक्टिव आपको ज़रूरी देखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ दुनिया में आज सेक्ट्स, कल्ट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, दुनिया में साइंस, रिलीजन और साइंस को कैसे देखा जाता है, और सेक्युलराइजेशन और दुनिया में जो फंडामेंटलिज्म कंसेप्ट आ रहा है एमंग द रिलीजन्स, वो क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो भी देखनी होगी इस यूनिट में, ठीक है। उसके साथ साथ चैप्टर 9 में आपको देखना है सिस्टम ऑफ किनशिप कैसे चलता है, यहाँ का फैमिली सिस्टम, हाउस होल्ड और मैरिज सिस्टम कैसे चलता है, जिसमें हमें फैमिलीज को देखना है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज को देखना है, हाउस होल्ड देखना है, मैरिज इट्स टाइप्स, लीनेज और डिसेंट क्या होता है, इसके क्या टाइप्स है, ये कैसे कैसे इसकी एप्लीकेशन है, कैसे ये सोसाइटी में डिसेंट कैसे चलता है और लीनेज कैसे चलती है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है पेट्रियार्की और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, पेट्रियार्की क्या होती है,
पेट्रियार्की सिस्टम क्या होता है, जहाँ मेल डोमिनेट होते हैं, जो वो जिसको हम पेट्रियार्किकल सिस्टम बोलते हैं। सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सेक्स के बेस पे कैसे वर्क को डिवाइड किया जाता है एमंग द हाउस होल्ड, एमंग द फैमिली, एमंग द ऑर्गेनाइजेशन, एमंग द सोसाइटी, उसमें देखना है, ठीक है। तो ये यूनिट भी हम देखेंगे। कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स इन किनशिप पैटर्न, कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स क्या है, फैमिली और मैरिज, और इंडियन फैमिली सिस्टम, इंडियन किन सिस्टम भी, किनशिप सिस्टम, जिसमें इरावती कर्वी को देखना होगा ज़रूरी। तो ये यूनिट जो है ये सिस्टम ऑफ किनशिप पे रखा गया है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, ये उतना टफ नहीं है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो सोशल चेंजेस कैसे आए इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी कैसे चेंज होगी। सोशोलॉजिकल थेरीज ऑफ सोशल चेंज क्या है, सोशोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि दुनिया में सोशल चेंज कैसे आती है, जिसमें हम आपको पढ़ना होगा लीनियर थेरी, साइक्लिकल थेरी, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थेरी क्या बोलते हैं सोशल चेंज के बारे में, जिसमें आपको पार्सन को देखना होगा। और पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको रखा गया। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है, जो पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में आया था 1990 के बाद, और वो क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी की सोशल चेंज कैसे आती है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है, जिसमें आपको समीर अमीन को देखना होगा, वेलरस्टैन को देखना होगा। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज क्या होते हैं, एजुकेशन सोशल चेंज कैसे लाती है, साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या क्या सोशल चेंजेस आते हैं। तो ये 10 चैप्टर जो है ये आपके पेपर 1 में रखे गए हैं। तो ये जो है ये बेसिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी है। जब आप ये 10 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे तो इन 10 चैप्टर्स से आपको एक आइडिया मिलेगा। आइडिया क्या मिलेगा कि सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड, सोशियोलॉजी की थेरीज, सोशियोलॉजिस्ट्स वो मिलेगा आपको, और सोशियोलॉजी कैसे चीज़ों को स्टडी करती है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया जो है, बेसिक एक जो सब्जेक्ट की एक कमांड जो है वो आपके जहन में, और आप उस जो कमांड को है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे आपकी एक कमांड बनेगी। देन आपको नेक्स्ट चैप्टर में इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है कि यहाँ सोशियोलॉजी कैसे आई, यहाँ का सोशियोलॉजी, यहाँ का सोशल सिस्टम सोशियोलॉजिस्ट ने फिर कैसे स्टडी किया। तो वो जो है वो फिर ईजी बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 है, जिसको हम कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपको हर दिन एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, NEP के हैं, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नेट सेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, +2 लेक्चरार की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इस चैनल का मकसद ही है कि सबाल्टर्न जो हमारी सोसाइटी में, उनको नॉलेज विदाउट एनी ऑब्स्टैकल और कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम के नॉलेज मिले। इस यूट्यूब चैनल का वही एक बेसिक मकसद है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 4 प्ले लिस्ट्स में पढ़ाया है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, वो एक अलग प्ले लिस्ट है। अगर आप बेसिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक प्ले लिस्ट रखा है, सोशियोलॉजी बाय आदिल सर। तो उस पर बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए मैंने पढ़ाया था, कॉलेज स्टूडेंट जो उनके लिए उनको भी मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। तो ये 2-4 जो है प्ले लिस्ट्स वो आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी अगर आप कवर अप कर रहे हैं, अगर आप नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से है तो उसको आप देख लीजिएगा 1-2 बार, ठीक है। तो इस चैनल का मकसद ही है कि सबाल्टर्न को नॉलेज मिले और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए।